हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलम दवात। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रेड मोनोपोली। इस एक्ट में ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर, और वो थी चाय, अफीम और चाइना के साथ व्यापार। मतलब इन 3 एरियाज़ को छोड़कर बाकी ब्रिटिश कंपनीज भी ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकती थीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1793 में यानी कि 1793 में मोनोपोली मिलने के बाद से अब तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करती थी। इस मोनोपोली को बदलना या इसको एक हद तक समाप्त कर देना, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा कारण रहा होगा। वो कारण ये था कि 1740 से ही शुरू हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में, जिसके चलते ब्रिटिश फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी और यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी, जिसके चलते वहाँ के व्यापारियों को नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं। तो नेपोलियन, जो कि शुरू से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ रहे हैं, उनका कब्जा था यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ पर। नेपोलियन ने एक ऑर्डर पास किया जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। इसके तहत कोई भी यूरोपियन कंट्री अब ब्रिटिश कंपनीज के साथ व्यापार नहीं करेगी। इसके बाद ब्रिटिश बिजनेसमैन ने अपनी सरकार से मदद मांगी और उस मदद के बदले में ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने 2 ऑर्डर्स या 2 कानून बनाए थे। पहला है बर्लिन डेक्री, ये आया था 1806 में, और दूसरा है मिलान डेक्री यानी कि लॉ या एक्ट, ये आया था 1807 में। इन दोनों को ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। अगला पॉइंट, चार्टर एक्ट में ये भी बताया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए भारत में और रहेगी, यानी कि पुराने चार्टर एक्ट में जो अवधि दी गई थी उसको एक बार फिर से रिन्यू कर दिया गया। तो यहाँ रहना और कमाना फिर से बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए। साथ ही कंपनी के भागीदारों को अब मुनाफे में 10.5% हिस्सेदारी दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी इस एक्ट में बताया गया। गवर्नर जनरल को स्थानीय निकायों से कर लेने, टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही अगर कोई टैक्स देने से मना करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का भी प्रावधान था। एक और बात जान लेते हैं इसी में, कंपनी को क्षेत्रीय राजस्व या फिर रेवेन्यू और कमर्शियल ट्रेड से होने वाले मुनाफे को अलग अलग रखना था। मतलब अब रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो अलग और कमर्शियल ट्रेड को अलग रखना था। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन एजुकेशन एक्ट, या कहना चाहिए कि भारतीय शिक्षा अधिनियम 1813। ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत मेंशन किया गया कि भारत की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कौन करेगा खर्च? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी सालाना यानी हर साल। इसी पैसे से भारत में जो लोग हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, स्कूल्स खोले जाएंगे और उनके आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। साथ ही क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप भारत में जा सकते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। भारत में अन्य धर्मों के साथ अब ईसाइयत भी फैलना शुरू हो गई। मतलब भारत में आने लगे बिशप्स और पादरी, और यहाँ पर आकर सबसे पहला जो चर्च बनाया वो बना था कलकत्ता में, जिसमें एक पादरी को नियुक्त किया गया, एक बिशप और 3 पादरियों को भेजा गया। तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था इनका मेन, जो एक कहना चाहिए व्यापार के साथ एक दूसरा अगर कोई कारण है तो वो ईसाई धर्म का प्रचार है, जिसके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत सारे स्कूल भी खोले और स्कूल में अन्य शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म की शिक्षा भी दी जाने लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। और हिस्ट्री पॉलिटी के टॉपिक्स पर काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।